औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग फेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की मंथली सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर काम कर रहे थे और हम लोगों ने दोनों जानिब से चीज़ों को डिस्कस किया, सर्विसेज का और गुड्स का भी। तो गुड्स का जो है हम लोगों ने, मैंने भी आपको बताया अभी स्लाइड्स में जब हम थ्रेटिकली स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से जो है इनके स्केजुअल्स वगैरह, इन उनके रेट्स वगैरह, इनकी हर चीज़ आती है। तो अभी जो है हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करना है पॉइंट, वो ये है कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस थ्रेटिकली मैंने आपको सारा बता दिया। और प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने वैट वाला कंसेप्ट डिस्कस किया कि किस तरीके से जो अगर तीन हमारे पास कंपनी थी तो हमने उसकी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, बिल्कुल जेनेरिक सी, कि जो वैट की जो है इन्वॉइसेस किस तरीके से काम करती हैं, बुक ऑफ बायर और बुक ऑफ सेलर, तीन पार्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। फिर उसी चीज़ के बेस के ऊपर हम लोगों ने उनकी जो एफबीआर की मंथली सेल टैक्स रिटर्न थी और पीआरए की जो सर्विसेज की रिटर्न थी, हम लोगों ने उसका स्टडी किया। और उसके बाद मैंने एक जेनेरिक सा टेबल जो बनाया हुआ था, समरी जो मैंने पूरे लेक्चर की वैट के कंसेप्ट की जो मैंने कवर की, वो मैंने इस एक चार्ट पे भी आपको समझा दिया। अभी क्या है कि हम दोबारा आते हैं अपने इस टाइटल फर्स्ट पेज के ऊपर। वैट मोड हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब जो है हम लोगों ने देखना है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। थ्रेटिकली मैंने थ्योरी आपको सारी इसकी पढ़ा दी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक आपको वार्म अप के लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि प्राइस मस्ट बी प्रिंटेड ऑन फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स द प्राइस ऑन द प्रोडक्ट। फिर तीसरा आ जाता है कि जी ओनली मैन्युफैक्चरर विल कैलकुलेट एंड पेज द सेल टैक्स टू एफबीआर। ये मैं थर्ड स्केजुअल आइटम्स की आपके साथ बात डिस्कशन कर रहा हूँ, सेल टैक्स एक्ट 1990 की। इसके बाद फिर आ जाता है कि जी इन द होल प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन सेल टैक्स अमाउंट वुड बी द सेम फॉर ऑल पार्टीज। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट वुड बी सेम एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। सिक्स पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जी थर्ड स्केजुअल आइटम ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 फॉल इन दिस कैटेगरी। If there is more than one price is available in the market, the highest maximum price would be considered। जिस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं, अगर एक प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस है से 700, एक रिटेलर आपको वो 650 के दे देता है, एक रिटेलर आपको 680 की भी दे देता है, ठीक है, और एक रिटेलर 750 की भी कर रहा होता है। तो उस टाइम जो है 750 अगर उसकी प्रिंटेड प्राइस इन्फ्लेशन के बाद अगर आ जाती है, ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम प्राइस होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिटेल प्राइस जो है वो प्रिंटेड वर्सेस ट्रेड सेलिंग प्राइस एक्सचेंज। ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी जब मैं करवा रहा था उसमें मैंने आपको बता भी दिया था। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस मैंशनड है वो से 700 है, तो किस तरह से कोई रिटेलर हमें वो 680 या 650 की दे देता है। तो वो कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेलर के मैन्युफैक्चरर के पास, फैक्ट्री के पास से। अब मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्या किया, सबसे पहले ओबियसली उसने अपनी कॉस्टिंग की प्रोडक्ट की, जिसमें जो है हमारे पास अब एक रिटेल प्रोडक्ट है एबीसी। उसमें क्या है कि उसने अपना डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ जो प्रपोर्शन है उसने पोर्शन डालना होता है कोस्टिंग के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह, यानी कि हर चीज़ उसने डाल दी, तो वो 35,000 उसका कॉस्ट है। ये सारी अजम्पशन बेस्ड फिगर्स हैं। फिर इंपोर्ट के स्टेज पर उसने कोई कस्टम ड्यूटी पे की, कोई क्लियरेंस चार्जेस पे किए, कोई वैट वगैरह उसने ऐड किया या एक्स्ट्रा सेल टैक्स उसने ऐड किया। तो से अभी एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट अज्यूम करने के लिए, कॉस्ट को फिगर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे और प्रोडक्ट पे, ठीक है। बट हम कहते हैं कि जो रिटेल प्राइस है ना, जो हमारी सॉरी कॉस्ट है, वो एक मैन्युफैक्चरर को, जो हमारी फर्स्ट पार्टी है फैक्ट्री को, वो 60,000 आ गई। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच वैल्यू एडिशन विल बी एडिड बाय द मैन्युफैक्चरर। कितनी अमाउंट जो है वो उसकी ऐड करके उसको आगे सेल आउट करेगा। से हम लोग कहते हैं, एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारी जो कॉस्ट आई है उसके अंदर हम 42.45% अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये अपना प्रॉफिट मार्जिन ही टोटल प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हम ऐड करने के बाद जितनी अमाउंट आएगी उस प्राइस को जो है जो है सेल टैक्स में ऐड करेंगे कि जी हमारी वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स है। और उसी जो हमने 42.45% ऐड किया है, एडिशन किया है इस कॉस्ट के अंदर, वो जो है हम प्रॉफिट तीन पार्टीज़ के अंदर जो है डिवाइड करेंगे, जो सप्लाई चेन की पार्टीज़ होती हैं। लाइक जिस तरह आपका मैन्युफैक्चरर आ जाता है, फिर आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई रिटेलर है, ठीक है। अब क्या किया फैक्ट्री ने, क्या किया कि फैक्ट्री ने 60,000 का ले लिया
42.5% और उसका जो मार्जिन आया, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आया, जो अब यही प्रॉफिट जो है एंड कंज्यूमर तक इसका सेम रहेगा 25,470। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसने जो है ना अपनी अब क्या करना है कि उसने इस अमाउंट की सेल टैक्स इनवॉइस इशू करनी है। तो फैक्ट्री वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि जो कॉस्ट थी 60,000 प्लस जो टोटल प्रॉफिट ऐड करना है 25,470, उसने उसका उनको प्लस किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई 85,470। उसका हमने 17% ऐड कर लिया और टोटल हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स 74,530। अच्छा, अब ये जो प्राइस है ना, इसको बल्कि मैं ठीक कर लेता हूँ, ये चीज़ ठीक है। अब वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स, अब प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो 100,000 जो है ये अब ओवरऑल सप्लाई चेन में सेम रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि इस 1,00,000 की प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस उसने मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट कर दी कि जी ये उसकी रिटेल एक्सक्लूडिंग वैल्यू थी, ये सेल टैक्स चार्ज किया, और ये 100,000 जो है ये इसकी टोटल वैल्यू है जो एंड कंज्यूमर को से हम रिटेलर जो है वो चार्ज करेगा 1,00,000 रुपया। अच्छा, अब इसमें याद रखना आपने कि 60,000 कॉस्ट प्लस उसने जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, उसने वैल्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू बनाई, उसमें सेल टैक्स चार्ज किया और टोटल वैल्यू करके 1,00,000 ये हमारी इनवॉइस की वैल्यू आ गई। सेल टैक्स इनवॉइस हमारी जो है वो 1,00,000 रुपये की हो गई, या आप कह लेंगे जो रिटेल प्रोडक्ट की प्राइस होगी ना प्रिंटेड, वो इस तरीके से आएगी 100,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब मैन्युफैक्चरर ने, फैक्ट्री वाले ने आगे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो सेल आउट करना है। अब उसमें क्या करना है, 1.3 पार्ट आ जाता है कि अब इसने ना सेल जो है सेल करनी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जो परचेज़ थी, ठीक है, वो मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या बताई थी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, वो उसकी जो एक्सक्लूडिंग वैल्यू सेल टैक्स आ गई है। इसकी परचेज़ की मैं बात करूँ अब मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री वाले के, और उसी तरीके से सेल टैक्स चार्ज किया 17% और टोटल 100,000 वैल्यू आ गई। ये सेम वैल्यू जो है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होगी। अच्छा, अब फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरर है उसने सेल की सेम प्रोडक्ट, जब सेल की तो इनवॉइस जो है, इनवॉइस की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट की प्राइस थी, तो वो उसी तरीके से 100,000 आ गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे तो बात है कि जी उसकी सेल टैक्स की वैल्यू और सेल टैक्स अमाउंट और सेल टैक्स इंक्लूडिंग वैल्यू सारी सेम रहेंगी, तो फिर उसकी अर्निंग कहाँ से होगी, प्रॉफिट कहाँ से अर्न होगा, वो फाइट होगी इसकी किसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, कि जी आपने एक प्रोडक्ट लिया है 1,00,000 रुपए की, इसके अंदर ही सेल टैक्स जो है वैल्यू है, लेकिन वो कितने % ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है अगली पार्टी को, और वो ही जो है अगली पार्टी के लिए उसका प्रॉफिट होगा। अब से मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने टोटल ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर तक जो टोटल प्रॉफिट था ना, ये 25,470 था। अब इसी को ही प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैन्युफैक्चरर ने भी रखना है, होलसेलर ने भी रखना है और रिटेलर ने भी रखना है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपने पास क्या किया कि इस कॉस्ट का 40% जो है खुद रख लिया, यानी कि उसने क्या किया कि 25,470 में से 40% अपने पास रख लिया और 60% जो था आगे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब उसने सेल की फैक्ट्री ने, ठीक है, फैक्ट्री ने सेल की किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो सेम इनवॉइस जो थी। अब आप एक चीज़ नोट करें कि इनपुट आउटपुट टैक्स जो है वो सेम रहेगा जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सेम उसी तरीके से जो है आप देखें कि आउटपुट का जो टैक्स और इनपुट का जो टैक्स है वो सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस जो है प्रिंटेड है उस किसके ऊपर, फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जब 40% उसने खुद रख लिया और 60% आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 60% प्रॉफिट पास ऑन ट्रांसफ़र टू होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अब आप ये देखें जो 25,000 ये 470 था, इसका इसने क्या किया, 60% जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब क्या हुआ कि टोटल जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो कितना था, जो हमने करना था 25,470, आगे जो उसने ट्रांसफ़र किया, पास ऑन किया डिस्ट्रीब्यूटर का, वो कितना था 15,282। तो अल्टीमेटली फैक्ट्री वाले के पास, मैन्युफैक्चरर के पास कितना आया, सेल के जो उसने आगे ट्रांसफ़र किया उसमें से माइनस उसने उसको माइनस करवाया, किस में से, जो टोटल था, तो उसका 40% जो हमने उसने रखा वो उसने रख लिया और 60% आगे पास ऑन कर दिया। ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आ गया किसको,
मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को, सेलर जो था फैक्ट्री वाला, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी, वही जो कॉस्ट ऑफ सेल हमने ऊपर उसने निकाली हुई है, ये टोटल सेल वैल्यू में से उसने क्या माइनस करवाया, ठीक है, जो उसका ट्रेड डिस्काउंट था। अब ट्रेड डिस्काउंट मैं दोबारा बताता हूँ कि जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स थी उसमें से उसने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर को क्या आया 60,000, और ये 60,000 वही है जो उसने ऊपर कॉस्टिंग में की हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने जो रिसीव की, तो उसने क्या किया, इसके पास जो इन्वॉइस आई वो उसी तरीके से आई कि जी एक्सक्लूडिंग वैल्यू जो सेल टैक्स की थी वो वही थी, जो प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस प्रिंट थी, सेल टैक्स भी सेम रहा, और उसकी टोटल अमाउंट 100,000 हो गई। अब सेल के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर को जो उसने ट्रांसफ़र किया था 60% कितना किया था, 15,282, तो 15,282 60% किसका आ गया, इसका। और उसके बाद जो है अब इसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल करना है किसको, अगली पार्टी को, रिटेलर को। तो जो इसकी परचेज़ थी, ठीक है, जब उसने सेल किया सेम प्रोडक्ट, तो उसी तरीके से ये अमाउंट जो ये जो वैल्यूज़ थी, ये प्राइस की प्रोडक्ट की वैल्यू सेम थी, प्रिंटेड थी वैल्यू थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती, तो उसी तरीके से उसकी सेल एक्सक्लूडिंग वैल्यू आ गई, इसका जो टैक्स है वो आ गया, और टोटल वैल्यू आ गई। अब आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी जो इनपुट टैक्स था परचेजिस के ऊपर, वही टैक्स आ गया इसका आउटपुट टैक्स। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एमआरपी में क्या होता है कि जो एक दफ़ा जब टैक्स पे कर देता है, पे टू एफबीआर बाय द मैन्युफैक्चरर, एफबीआर ने क्या किया, पे कर उसको एफबीआर को पे कर दिया, किसने पे किया, मैन्युफैक्चरर ने। तो अब आगे से अगली कोई भी जो पार्टी है जो सप्लाई चेन के अंदर इंगेज है, वो टैक्स पे नहीं करेगी। तो आप ये देखें, जो उसके लिए परचेज़ के लिए इनपुट था वही उसके सेल में आउटपुट टैक्स है। तो क्या हुआ कि जो अगर मैं इसमें प्लस माइनस भी करूँ, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो पेएबल वैल्यू क्या निकली, ज़ीरो निकली। अच्छा, उसके बाद परचेज़ में जो उसको 15,000 मिला, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या है कि एक्सक्लूडिंग वैल्यू सेल टैक्स जो उसको मिला ट्रेड डिस्काउंट, तो टोटल इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आगे 70,188। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने ओबियसली आगे सेल करना है रिटेलर को, तो जब रिटेलर को उसने सेल किया, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 30% प्रॉफिट पास ऑन ट्रांसफ़र टू रिटेलर बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये जो 15,882 का डिस्काउंट मिला था ना फैक्ट्री वाले से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि ठीक है यार, मैं क्या करता हूँ कि इसका 30% जो है मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ किसको, रिटेलर को, और 70% मैं खुद रिटेन कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी अमाउंट कैसे निकली, प्रॉफिट मार्जिन। अब ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर का कैसे निकला कि जो डिस्काउंट उसको मिला परचेज़ के टाइम पे फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से, उसने उसमें से वो वाला डिस्काउंट लेस कर दिया जो उसने अगली पार्टी से को पास ऑन किया, ट्रांसफ़र किया रिटेलर को। तो वो उसका कितना आया, 10,697। अब ये जो 30% जब उसने इसका रिटेलर को ट्रांसफ़र किया, तो ओबियसली 70% जो है उसने खुद अपने पास रिटेन कर लिया। अब नेक्स्ट पार्टी आती है, ये मैंने लिखा हुआ कि जी इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स शैल बी द सेम फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर इन हिज मंथली सेल टैक्स रिटर्न। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्टी आ जाती है हमारे पास रिटेलर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या हुआ कि रिटेलर के पास जब वो प्रोडक्ट आई, तो सेम प्रोडक्ट की जो प्राइस प्रिंटेड थी उसी तरीके से वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स उसकी वही थी जो एक दफ़ा मैन्युफैक्चरर ने सेट कर दी, सेल टैक्स ये पे कर दिया वह मैन्युफैक्चरर ने, और टोटल वैल्यू इनकी आ गई ये प्रिंटेड। अब 4,585 जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से रिटेलर को मिला ट्रेड डिस्काउंट, तो वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह कर देता हूँ रिटेलर। चलें, अच्छा, अब आप ये देखें, इसके लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल जो है क्या होगी कि रिटेलर के लिए, अब रिटेलर के लिए यहाँ पे 100,000 आएगा, 100,000 माइनस जो उसको डिस्काउंट मिला वो इसके 95,415 आ गई। दोबारा बताता हूँ, अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी वैल्यू इंक्लूडिंग में से क्यों नहीं लेस किया, वैल्यू एक्सक्लूडिंग में से क्यों लेस नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, याद है जब हमने सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिटेलर होता है उसके पास जो है वो जो फिर वैट की किस्म होती है
फिर वो कलेक्शन के तौर पे जो है जब एंड कंज्यूमर से वो कलेक्ट करता है तो वो सेल टैक्स की अमाउंट आ जाती है। तो अब उसके पास जो फाइनल क्योंकि वैल्यू आई है उसके पास जो है वो फाइनल स्टेट है, इसलिए जो है वहाँ पे जो वैल्यू है वो 100,000 आएगी। ट्रेड डिस्काउंट जो उसको मिला 30% डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, उसने उसको पास ऑन किया, वो उसका था 4,585। तो क्या हुआ कि जो इंक्लूडिंग वैल्यू थी टोटल वैल्यू उसमें से, अब ये फाइनल स्टेज है इसलिए यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लेंगे, तो टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट जो उसको मिला, तो कॉस्ट ऑफ सेल रिटेलर की आ गई 95,415। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अब रिटेलर ने आगे एंड कंज्यूमर को सेल करना है, जब उसने आगे एंड कंज्यूमर को सेल किया तो उसी तरीके से प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये प्रिंटेड वैल्यू थी। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि जब उसने सेल टैक्स इनवॉइस टू डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे हम कर देते हैं रिटेलर, चलें। अच्छा, अब जब रिटेलर ने आपको और मुझे या अपने एंड कंज्यूमर को जो है उसको डिस्काउंट देगा ना, अब वो जब डिस्काउंट देगा तो वो अपने डिस्काउंट में से जो है आगे एंड कंज्यूमर को डिस्काउंट देगा। अब उसका कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब रिटेलर ने आगे ये चीज़ सेल की तो उसने 100,000 की ही कर दी, तो उसने उसमें से जो कमाया वो 4,585। अब मार्केट में अक्सर देखने में आया है कि ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस होती है 100,000, हम कहते हैं जनाब ये, जिस तरह मैंने अभी आपको 700 की एग्जांपल दी थी कि वो 600 से 650 में कैसे बेच रहा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अब प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंट प्राइस है वो 100,000 है। अब हमें क्या किया, मैं कहता हूँ कि जी जो मेरे पास जो है रिटेलर, ठीक है, रिटेलर ने जो है मुझे जो प्राइस है वो मुझे वो चीज़ दे दी से 600 का डिस्काउंट दे दिया। अब आप ये देखें कि जो प्रॉफिट मार्जिन पहले उसका 4,585 था, वो 600 का फर्दर एंड कंज्यूमर को डिस्काउंट देने पे रिटेलर का कम हुआ है, यानी कि रिटेलर ने अपने पास से दिया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि रिटेलर ने अपने इस 4,585 में से पास ऑन कर दिया अगली पार्टी को, एंड कंज्यूमर को। नॉर्मली रिटेलर ने जो है वो फुल रिटेल प्राइस पे जो है आगे चीज़ सेल किया है, तो उसका जो है डिस्काउंट उसने कोई भी नहीं दिया एंड कंज्यूमर को, और 4,585 प्रॉफिट मार्जिन वो हो गया रिटेलर का इस केस में। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है कि हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी जो सेल टैक्स वगैरह में ये सारी इनपुट डेट जो फिगर्स है वो जनरेट हुए हैं फाइनेंशियल्स। सेल रेवेन्यू मैन्युफैक्चरर का सेल रेवेन्यू क्या था, इसका था कॉस्ट प्लस जो उसने टोटल मार्जिन ऐड किया, वो यहाँ पे देखें कॉस्ट प्लस जो उसने अब अपने पास जो है टोटल प्रॉफिट का 10,168% रखा था, यानी कि 10,188 रखा था, 40% उसने रखा था ना। टोटल हमारे पास प्रॉफिट ये था जो एक दफ़ा हो गया डिसाइड। अब इसी के अंदर हमने पार्टीज़ को आगे क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसने इसका 40% खुद रख लिया। तो अब सेल जो मैन्युफैक्चरर है फैक्ट्री वाला, उसकी सेल क्या होगी, कॉस्ट प्लस जो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, वो भी इसी तरह सेल होती है, तो वो उसकी 70,000 आ गई। और कॉस्ट उसकी क्या थी, 60,000 जो हमने ऊपर किया, तो इसने ग्रोस प्रॉफिट क्या आ गया इसका 10,188। तो आप देखें 10,188 ही उसके इसी में आना था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या की सेल कैसे बनी, अब ये देखें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो टोटल वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स थी वो, प्लस जो उसने ट्रांसफ़र किया पास ऑन किया अपने इस प्रॉफिट में से रिटेलर को प्रॉफिट, वो हमने जो है लेस कर दिया। तो उसकी जो है जो सेल आ गई वो आ गई 80,885। अब जब एक पार्टी को जो सेल होती है वो दूसरे पार्टी की कॉस्ट बनती है, तो जो मैन्युफैक्चरर की सेल थी उस और वही कॉस्ट आ गई डिस्ट्रीब्यूटर की। लेकिन इसको भी हम देख सकते हैं कि ये कैसे निकली। अब आप ये देखें टोटल जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स थी उसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट इसको मिला, ठीक है, अगर आप उसको लेस कर देंगे तो आपकी वही अमाउंट बनती है जो उसकी मैन्युफैक्चरर की सेल आती है। उसके बाद रिटेलर, अब रिटेलर की जो प्राइस थी वो 100,000 थी, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, अब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल ये होगी कि 100,000 में से जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है इसको रिटेलर को फ्रॉम द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो उसने लेस किया। तो टोटल जो आप वैल्यू देखें उसका जो टैक्स जो उसका आना चाहिए था ग्रोस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मार्जिन आया वो 4,585 आया, वो यहाँ पे उसका आ रहा है। तो ये हर परसेंटेज लगाई हुई है कि किसका कितने परसेंट जो है वो आया है। अब अगर ये परसेंटेज आई है सेल रेवेन्यू की, अगर अब हम इन तीनों के प्रॉफिट को प्लस करें तो टोटल वैल्यू बनती है
25,470 और ये वही अमाउंट बनी जो एक दफ़ा जब मैन्युफैक्चरर ने अपने पास सारी डिसाइड किया कि कितने % वैल्यू एडिशन करनी है, तो 25,470 ही प्रॉफिट आया जो 3 पार्टीज़ को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 25,470 आ गया। तो किस किस हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? 10,188 मैन्युफैक्चरर ने रख लिया था, वो आगे ट्रांसफ़र किया डिस्ट्रीब्यूटर को, और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे ट्रांसफ़र किया था पास उनके रिटेलर को, तो ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि रिटेलर ने 500 जो है डिस्काउंट दे दिया है एंड कंज्यूमर को। तो अब जब एंड कंज्यूमर को 5 दिया, तो अब आप देखें कि 500 जो है वो रिटेलर के प्रॉफिट में से कम हुआ है, पीछे किसी पार्टी को कोई जो है वो इफ़ेक्ट इसका नहीं गया। अब 500 इसका गया पास ऑन हो गया आगे किसको? एंड कंज्यूमर को। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 4,585 से कम होकर 4,085 रह गया। अब आप ये देखें, ये अब 25,470 का जो प्रॉफिट था ना, अब वो 3 पार्टीज़ के अंदर नहीं 4 पार्टीज़ के अंदर आ गया। वो चौथी पार्टी कौन ऐड होगी? एंड कंज्यूमर, जिसको 500 जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। अगर आप इन सब का टोटल करें तो वो 25,470 ही बनता है जो हमने ऊपर किया। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा तो अब आप ये देखें कि जो प्रॉफिट है अब वो 3 पार्टीज़ के दरमियान ही है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और यहाँ पे जो है अब एंड कंज्यूमर के पास कोई नहीं गया। और ये 25,470 ही जो प्रॉफिट था ये इन लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होना था। अब इसकी जो है तो इसी सेम की जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं फिक्स मोड वाले इसके सेल टैक्स इनवॉइस में। मैन्युफैक्चरर ने सेल टैक्स इनवॉइस इशू की, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि सीरीज 3 स्केजुअल की आइटम थी, रिटेल प्राइस उसकी 100,000 थी, बिल्कुल उसी तरीके से 85,000 एक्सक्लूडिंग वैल्यू थी। सेल टैक्स डाल के तो वैल्यू इंक्लूडिंग आ गई कितनी? 100,000। अब ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो सेलर था, जो मैन्युफैक्चरर था, जब उसने सेल किया तो सेल के टाइम पे उसने डिस्ट्रीब्यूटर को 15,282 का डिस्काउंट दे दिया। तो उसकी इनवॉइस जो है वो कुछ इस किस्म की होगी कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 15,282 को दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी बुक ऑफ अकाउंट्स में? मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ ट्रेड डेटर डेबिट कर दिया। किस अमाउंट से? टोटल वैल्यू से। अब ये जो वैल्यू है इसकी 70,188 कैसे निकली? कि वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स में से उसने जो ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया था वो उसकी सेल आ गई। सेल टैक्स जो है वो सेम रहना, ऑल द सप्लाई चेन प्रोसेस सेल जो है वो आपकी सेम है, सेल टैक्स की अमाउंट है, और टोटल इसकी 84,074 आ गई। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आपके माइंड में एक आएगा कि वैल्यू तो यहाँ पे जो है वो 85,470 है, और मंथली सेल टैक्स रिटर्न के अंदर तो ये वैल्यू आएगी ना कि उसकी रेवेन्यू। अब इन दोनों में फ़र्क आ गया। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है कि ये इसकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न थी। उसने मंथली सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो अपना टैक्स का जो अपनी सेल जो है उसने अकाउंट फॉर करवाई, वो तो वो करवाई जो सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर थी, ठीक है। और आउटपुट टैक्स इसका वही आया जो 14,530 जो पूरे सप्लाई चेन में सेम रहना। अब डिफरेंस किस चीज़ का है? तो अब आप ये देखें कि अगर आपका मंथली सेल टैक्स का रिटर्न का जो आपका रेवेन्यू है उसको आप अपने रेवेन्यू के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास वही अमाउंट निकलेगी जो आपकी ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू है। तो आपका जब भी मंथली सेल टैक्स रिटर्न का और आपके रेवेन्यू का जो डिफरेंस निकलेगा ना, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा जो आपने अगली पार्टी को पास ऑन किया होगा। तो ये इसकी रिकन्सिलेशन जो है वो मंथली बेसिस पे बनती है, ईच प्रोडक्ट की बनती है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो आपके पास मंथ के एंड पे जब रिकन्सिलेशन निकलेगी जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस वही होगा जो आपने ट्रेड डिस्काउंट आगे पास ऑन किया होगा। अब उसी तरीके से सेकंड जो है हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस, ये होल सेलर ने इशू किया रिटेलर को, तो वैल्यू तो वही सेम रही, एक्सक्लूडिंग वैल्यू भी, सेल टैक्स की अमाउंट भी, और 100,000 इसकी इंक्लूडिंग वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटर ने 4,585 जो है वो जो डिस्काउंट है वो दिया था रिटेलर को। तो बायर यहाँ पे रिटेलर है, तो इसकी एंट्री क्या हुई कि सेल टैक्स की अमाउंट तो सेम रही, ठीक है। अब ये देखें इसका यहाँ पे इनपुट भी सेम होगा और आउटपुट भी सेम होगा। अब ये फर्दर सेल टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा क्योंकि इनके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी पे कर चुका है। और अब इसकी सेल रेवेन्यू अमाउंट कैसे निकली कि वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स माइनस जो ट्रेड डिस्काउंट इसको मिला वो लेस किया, तो इसका प्योर सेल रेवेन्यू आ गया। और इसका जो टोटल अमाउंट थी वो रिटेलर को इसने जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिटेलर जो है वो रिसीवेबल है, उसने उसे पैसे लेने हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मंथली सेल टैक्स की रिटर्न बनाएगा तो उसमें जो उसने नेट जो सेल है रेवेन्यू वो जब उसने इसको अकाउंट फॉर करवाना है तो वो तो वही करवाएगा जो सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर होगा। तो फिर इनका आपस में जो डिफरेंस होगा
इसकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न के रेवेन्यू का और इसके सेल्स रेवेन्यू का वो किस चीज़ का होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में जो फ़र्क होगा वो उसका वही होगा जो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा। तो ये भी सेम उसी तरीके से अपनी मंथली रिकन्सिलेशंस जो है बनाएगा। और आउटपुट टैक्स जो है वो इसका सेम रहेगा, जिस तरह मैंने पीछे बताया आपको कि होल सेलर का जो है ये इनपुट परचेजेस के ऊपर और सेल टैक्स आउटपुट के ऊपर सेम रहेगा। अब उसी तरीके से थर्ड पार्टी हमारे पास ही रिटेलर ने जब अपने एंड कंज्यूमर को सेल किया, तो अब यहाँ पे जो ट्रेड डेटर उसका होगा वो उसका 100,000 होगा। फुल अमाउंट जो वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स की अमाउंट थी, उसमें कैसे निकला, जो सेल रेवेन्यू है वो उसका वही आ गया जो उसकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स की अमाउंट थी। और आउटपुट टैक्स तो मैंने आपको बताया था जो सेल टैक्स है वो सेम ही रहेगा, तो वो सेम ही रहा। तो टोटल उसकी वैल्यू अब रिटेलर के ऊपर एंड जब इसकी लास्ट स्टेज आई तो अब आप देखें कि इसकी अमाउंट जो है वो इसकी वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो गई। अब जब ये रिटेलर अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न बनाएगा तो उसने क्या किया, उसने अपना जो रेवेन्यू मंथली सेल टैक्स रिटर्न में जो है उसने ऐड किया वो वही होगा जो इसका एक्सक्लूडिंग वैल्यू आ रहा होगा। और सेम जो है उसने अपने पास भी रेवेन्यू लिया, तो इसका जो है वो डिफरेंस फाइनल स्टेज के ऊपर तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको बता, जो थ्योरेटिकली हम लोगों ने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा था उसका मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दिया कि एक तो इन्वॉइस वाइज किस तरीके से इन्वॉइसिंग होती है। उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जब जो मैन्युफैक्चरर से जब कॉस्टिंग के बाद प्रोडक्ट जो निकलेगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी और वहाँ से जब वो रिटेलर के पास आएगी तो किस किस तरीके से कौन किस तरह डबल एंट्री अपने पास करेगा, उनका क्या रेवेन्यू होगा, क्या उनकी कॉस्ट होगी, और जो उसने प्रॉफिट जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना जिसको ट्रेड डिस्काउंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि असल चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट, जो जिसकी ज़्यादा अच्छी नेगोशिएशन होगी, जो जितनी नेगोशिएशन कर लेगा, ठीक है, उसका ट्रेड डिस्काउंट उसी तरीके से मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट के बहुत से एक्सपेक्ट होते हैं, आपकी ज़्यादा सेल हो सकती है, फिर ज़्यादा रिकवरी भी होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इंटरटेन किया जाता है। तो असल जो फाइट है वो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर है, बाकी सेल टैक्स जो है इनपुट आउटपुट वो सेम रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो छोटी सी हमने एग्जांपल देखी है इससे आपका जो MRP का जो कंसेप्ट था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो थर्ड कैजुअल के आइटम्स में फिक्स रहता है सेल टैक्स, वो अब आपका इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि FBR के मंथली सेल टैक्स की रिटर्न किस तरीके से फाइल करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो हम उसको जो लोग हमसे लेक्चर ले रहे हैं, जो 3 आवर्स का हमारा लाइव सेशन चल रहा है, जो हमारी कोर्स है 4 वीक्स का ऑनलाइन सेशन, उसमें हम ले लें। और बाकी जो लोग हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।